भारत की संसद में हाल ही में रामजी लाल सुमन के द्वारा कहा गया है महाराणा सांगा के वंशज गद्दार। और इस पर हाल ही में बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। जब हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, क्या सच में महाराणा सांगा के द्वारा ही बाबर को भारत में बुलाया गया था या नहीं। और अगर महाराणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था तो क्यों आमंत्रित किया था, इसके पीछे क्या तर्क था। तुजु के बाबरी में हमें इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है और हमें महाराणा सांगा के बारे में भारत के ग्रंथों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। वह महाराणा सांगा जो मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक थे, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिन्होंने युद्ध में अपनी एक आंख गवा दी, अपना एक हाथ हाथ गवा दिया, अपना एक पैर गवा दिया। तो ऐसा वीर पराक्रमी शासक क्यों बाबर को भारत में आमंत्रित करेगा, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सबसे पहले हम थोड़ा बाबर के बारे में जान लेते हैं। जब बाबर की बात की जाती है तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना, जो समरकंद के अंदर है, वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, वहां पर हुआ। बाबर तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी से थे, पितृ पक्ष की ओर से। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। जब मातृ पक्ष की बात की जाती है तो बाबर मातृ पक्ष से चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से था और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। अर्थात बाबर के अंदर चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों के गुण थे। केवल केवल 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना की राजगद्दी पर बैठे। लेकिन बाबर के दिमाग में यह था कि जो मेरे पूर्वज तैमूर लंग की राजधानी समरकंद थी, जहां पर बाबर के चाचा शासन कर रहे थे और बाबर उस पर अधिकार करना चाहते थे, और लास्ट में बाबर 1496-97 ईस्वी में उस पर अधिकार करने में भी सफल रहे। लेकिन कुछ समय बाद बाबर के हाथ से समरकंद निकल गया। समरकंद ही नहीं, बाबर के हाथ से फरगना भी निकल गया कुछ समय के लिए। उसके बाद बाबर को 1502 ईस्वी में सराय पुल के युद्ध में उज्बेक शासक सेबानी खान ने पराजित किया था और बाबर की बहन खानजादा बेगम से सेबानी खान ने जबरदस्ती विवाह कर लिया। इससे यह पता चलता है कि बाबर की 1502 ईस्वी में क्या हैसियत थी, अर्थात उज्बेकों के मुकाबले बाबर की कोई हैसियत नहीं थी। उसके बाद बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। यहां पर बाबर अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखते हैं, मैंने काबुल पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन काबुल भी मेरे लिए सेफ नहीं था, मुझे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी। और उसके बाद होता यह है कि कुछ समय बाद 1517 ईस्वी में भारत के शासक बनते हैं इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी के पुत्र थे। उसके खिलाफ उसी के चाचा आलम खान लोदी और उसी के खिलाफ दौलत खां लोदी थे। और इन दोनों ने बाबर के पास काबुल में अपने राजदूत भेजे कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए। उसके साथ साथ हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है तुजु के बाबरी से, जिसमें बाबर ने कहा है कि महाराणा सांगा ने मेरे पास अपना राजदूत भेजा और कहा कि जब आप भारत पर आक्रमण करेंगे तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। लेकिन मैंने जब भारत पर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय आक्रमण किया तो महाराणा सांगा ने मेरी कोई सहायता नहीं की। ये बात लिखी हुई है तुजु के बाबरी में। और यहां पर बाबर महाराणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप भी लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, क्योंकि इन्होंने निमंत्रण दिया कि आप भारत पर आक्रमण करेंगे तो मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन जब मैंने भारत पर आक्रमण किया तो महाराणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया। ये बात है तुजु के बाबरी में। अब बात यह है कि बाबर जो तुजु के बाबरी में ये बात कहते हैं, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। यहां पर सबसे अच्छा एक पॉइंट, यहां पर एक मत यहां पर यह भी है, बाबर की तुजु के बाबरी को आज तक की आत्मकथाओं में सबसे स्पष्ट माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है
कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपनी बुराइयों का भी उल्लेख किया है। बाबर ने यह भी उल्लेख किया है कि मैं बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। बाबर ने यह भी उल्लेख किया है मैं कभी नमाज क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ा करते थे। यहां पर इतिहासकार ये मानकर चलते हैं जो खुद की बुराइयों का उल्लेख करते हैं तो वो कैसे गलत घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। तो यहां पर यह बात सत्य मानी जाती है इतिहासकारों के नजरिए में, जिसमें भारत के भी काफी इतिहासकारों ने, भंडार करने काफी इतिहासकारों ने इस बात को माना है कि राय चौधरी ने भी इस बात को माना है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए महाराणा सांगा ने ही निमंत्रण दिया था। दूसरा पक्ष, ये एक पक्ष हो गया, अब दूसरा पक्ष हम देख लेते हैं। दूसरा पक्ष ये है वह महाराणा सांगा जो भारत के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को खातौली के युद्ध में पराजित किया, जिसने गुजरात के मालवा के शासकों को पराजित किया। लेकिन वह महाराणा सांगा को भारत क्यों आमंत्रित करेगा? अब यहां पर यह पक्ष भी आता है, लेकिन यहां पर एक पक्ष यह भी आता है कि महाराणा सांगा को यह लग रहा था कि जो बाबर आएगा, बाबर एक लुटेरे के रूप में भारत आएगा, यहां से धन लूटकर ये चले जाएंगे और उसके बाद इब्राहिम लोदी जो है उसका जो स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी और उसके बाद दिल्ली पर शासन करना मेरे लिए आसान रहेगा। लेकिन जब पता चला महाराणा सांगा को कि बाबर का इरादा बिल्कुल नहीं है भारत को छोड़कर जाने का, तो उसके बाद महाराणा सांगा ने साथ देने से इनकार कर दिया होगा। क्योंकि हम बात करते हैं बाबर के लिए काबुल सेफ था ही नहीं, क्योंकि काबुल में उज्बेकों का डर था, इसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए इसे सुरक्षित जगह की तलाश थी। तो इसीलिए इसने भारत की तरफ रुख किया। और एक बात यह भी है, भारत पर बाबर अपना पैतृक अधिकार मानते थे, क्योंकि बाबर के पूर्वज तैमूर लंग ने 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली को जीत लिया था, इसलिए पैतृक अधिकार मानते थे, तो इसलिए भारत पर आक्रमण किया था। जी हाँ, तो काफी इसमें मतभेद है। ऐसा नहीं है कि राणा सांगा के जो वंशज हैं वो गद्दार हैं, ऐसा नहीं। इतिहासकारों में काफी आज भी मतभेद है कि सच में महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था या नहीं किया था। एक इतिहासकार का कार्य होता है जो पक्ष विपक्ष दोनों हैं उन्हें खुलकर बताना, यह नहीं होता कि कौन गलत है कौन सही है। अगर इतिहासकार ही यह साबित करने लग जाए कि महाराणा सांगा गलत है या बाबर गलत है, कौन गलत है, तो फिर इसका जो पाठक जो है उनका कार्य क्या रह जाता है। अब यहां पर ये दोनों ही पक्ष हैं। जी हां, तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि बाबर को महाराणा सांगा ने ही भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो ये दोनों तीनों जो पक्ष थे वो आपके सामने मैंने इतिहास के नजरिए से रखे हैं। और अगर लास्ट में ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके और भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इतिहास के नजरिए से, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी के स्थान पर हमें इतिहास पर ध्यान देना पड़ेगा कि इतिहास में क्या है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।